हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे होंगे। संडे की मैराथन क्लास में हमने जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को कवर किया था। होली जो भी नेशनल इंटरनेशनल जेन के रिलेटेड न्यूज थी वो हमने कवर की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए आई थॉट कि ये जो करंट अफेयर्स है फरवरी के, ये हम 2 पार्ट्स में करें। आज के वीडियो लेक्चर में हम सारे इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज को कवर करेंगे एंड पार्ट सेकंड में वी विल फोकस ऑन द इंटरनेशनल न्यूज एंड ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू जेएनके जो कि फरवरी मंथ में न्यूज में रहे। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि कोई भी ऐसी न्यूज जिससे क्वेश्चन डिराइव हो सकता है वो हमसे छूटे ना। तो एवरीथिंग वी नीड टू कवर, तो हम 2 पार्ट में फरवरी के पूरे मंथ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड आई हैव ट्राइड कि मैंने सारे टॉपिक्स जो है जहां से क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है वो इंक्लूड किए हैं इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो जैसा हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कि पहले हमने कवर किए थे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स जो फरवरी मंथ में आती है पहले हम उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड क्या होता है? लास्ट करंट अफेयर्स के सेशन में हमने किया था। वेटलैंड्स आर द एरियाज, ये वो जगहें हैं जो मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर, मोस्टली टाइम ऑफ द ईयर पानी से सैचुरेटेड रहती हैं, पानी से भरी रहती हैं, उनको कहा जाता है वेटलैंड्स। ठीक है, और वेटलैंड्स में बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, एक्वेटिक हो, माइग्रेटरी बर्ड जो होते हैं जो एक देश से दूसरे देश पे जब सीजन चेंज होता है तो ट्रैवल करते हैं, तो बर्ड्स हो गए, स्पीशीज हो गए, बहुत सारी स्पीशीज वहां पे पाई जाती हैं। इन्हीं वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। और ये स्टार्ट कब हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन 1971, क्योंकि 1971 में ही रामसर कन्वेंशन, जो कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि बनाई गई है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, रामसर एक जगह है ईरान में एक सिटी है रामसर, वहां पर ये कन्वेंशन हुई थी। वहां पे ये डिसाइड हुआ था, वर्ल्ड की कंट्रीज ने मिलकर किया था कि दुनिया में जितने भी वेटलैंड पाए जाते हैं, ऐसी जगहें जो पानी से भरी रहती हैं, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसके लिए ये कन्वेंशन बनाई गई जिसका फोकस होता है वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी जो कि खतरे में है, जिन्हें बचाने की ज्यादा जरूरत है, और फिर पूरा वर्ल्ड जो है उसकी कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ठीक है, तो इस साल जो पहला जो है द फर्स्ट वाज सेलिब्रेटेड इन 1997। ठीक है, सो वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करने का रीजन है कि उस दिन रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था और पहला जो है सेलिब्रेट किया गया वेटलैंड डे इन 1997। और इस साल की थीम क्या है? दैट इज वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, कि किस तरह से ये जो वेटलैंड है ये इंसान की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट। एक, वेटलैंड डे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उस दिन रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट हुई थी। पहला कब बनाया गया था? 1997 में। और तीसरा पॉइंट है कि थीम क्या है इस साल की? दैट इज वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। दूसरा आता है 4 फरवरी, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि नाम से ही क्लियर होता है कि कैंसर जो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इस टाइम पर, इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है। आपको बहुत कॉमनली ये सुनने को मिलता है। एक टाइम था जब रेयरली ही किसी को ये प्रॉब्लम हुआ करती थी और आजकल ये बहुत ही ज्यादा पाई जाने लगी है। ठीक है, बच्चे क्या हो, बड़े क्या हो, मिडिल एज क्या हो, मैक्सिमम लोगों में ये चीज देखी जा रही है। और आपने देखा होगा कि आजकल जो सेलिब्रिटीज हैं वहां पर भी ये बहुत ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, हमारा लाइफस्टाइल बोल लीजिए कि क्या रीजंस हैं, पूरा जो हमारा रहन सहन का तरीका जो बदल गया हुआ है, हमारे ईटिंग हैबिट्स को लेकर, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, ये सारी चीजें जो हैं वो इस पे कंट्रीब्यूट करती है। और इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस डेडली डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। और ये WHO इस दिन को सेलिब्रेट करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। ठीक है, सो इस साल की जो थीम है दैट इज क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप इज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे फरवरी मंथ का आता है 10 फरवरी, दैट इज नेशनल डीवर्मिंग डे। डीवर्मिंग मतलब पेट में जो वर्म्स, जो आप कॉमनली लैंग्वेज में सुनते हैं ना कि पेट में कीड़े हो गए हैं,
ठीक है। तो ये डीवर्मिंग, उसी को खत्म करने के लिए डीवर्मिंग डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नंगे पांव चलते हैं, मिट्टी वगैरह खा रहे हैं, कुछ भी चीजें उठा के मुंह में डाल रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, उनके पेट में बहुत सारे से जो बैक्टीरियाज आप कहें, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी वो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी वो खाना खाते हैं, वो उनकी बॉडी में इफेक्ट नहीं करता, बॉडी को एनर्जी नहीं देता, बट इन टर्न वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे यूज कर लेते हैं खुद की ग्रोथ के लिए। तो बच्चा जो है ना प्रॉपर्ली उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो ग्रो नहीं कर पाता, इवन वो डाइट ले रहा है स्टिल वो कमजोर ही रहता है, वीक ही रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्म्स इन हिज स्टमक, इन हिज और हर स्टमक, ठीक है। तो इसी के बारे में अवेयर करने के लिए कि डीवर्मिंग डे बनाया जाता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में फ्री में जो डीवर्मिंग टैबलेट्स होती हैं, डीवर्मिंग आप कहीं मेडिसिन होती हैं, वो प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को दी जाती है, ठीक है। तो 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डीवर्मिंग डे, और इस साल का जो थीम है दैट इज इन्वेस्ट इन हेल्दियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट है 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसका फोकस है कि दुनिया में जितनी भी आप देखें हमारे वर्ल्ड में लैंग्वेज की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और उसी की तरफ फोकस करने के लिए कि कितनी एनरिचमेंट है लैंग्वेज को लेके, भाषाओं को लेके, लोगों डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं और हर एक की अपनी कल्चरल हिस्ट्री है, हेरिटेज है, उसी की तरफ ध्यान लेने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को है वो ऑर्गेनाइज करते हैं इस डे की सेलिब्रेशन को, और पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1999 में, ठीक है। तो 21 फरवरी। नेक्स्ट आता है 28 फरवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल साइंस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारे देश से बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, फिजिसिस्ट हुए हैं, बेटर वे में कहें सीवी रमन, उन्होंने जो रमन इफेक्ट दिया था, उसकी जो डिस्कवरी की थी, उसी की डिस्कवरी को मार्क करने के लिए 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे। और सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1930 में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28 फरवरी को। क्यों? क्योंकि सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट दिया था उसी को मार्क करने के लिए, उसकी डिस्कवरी को मार्क करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम कहे तो थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, कि भारत में जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है उसी का यूज करके देश को और ज्यादा प्रमोट और प्रोग्रेस कराया जाए। तो इंडिजीनियस, देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी फॉर द विकसित भारत, ठीक है। 3 पॉइंट, किस दिन, रीजन एंड द थीम, ठीक है। यही तीनों चीजें आपको हर डे से रिलेटेड जो है याद रखनी है। नेक्स्ट आता है यूनानी डे, वर्ल्ड यूनानी डे 2024, जो कि सेलिब्रेट कब होता है, फरवरी 11 को, और ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ यूनानी स्कॉलर, जो कि इंडिया के यूनानी स्कॉलर हुए हैं अजमल खान, हकीम अजमल खान। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ यूनानी डे, ठीक है। और इस साल का जो यूनानी डे रहा है उसकी थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इट वॉज अ बर्थ डेट ऑफ यूनानी स्कॉलर हकीम अजमल खान। सो दैट वॉज अबाउट द इंपॉर्टेंट डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डे है जो कि अभी आगे हम न्यूज जब करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेशनल न्यूज की तरफ, जो कि हमने आज के वीडियो लेक्चर में कवर करनी है। नेशनल न्यूज फेब्रुअरी मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज में रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस डिराइव हो सकते हैं, वो सब हम कवर करेंगे। पर्संस, अवार्ड्स, एवरीथिंग विल कवर, ठीक है। ओके, तो पहली न्यूज जो हम देखते हैं वो क्या है? इंडियाज फर्स्ट रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। अब आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इस न्यूज में से आपको रिटेन क्या करना है और इस न्यूज में क्या चीज है जो आपको याद नहीं रखनी है। अब आपने ये खाली न्यूज पढ़ ली, ठीक है, रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस बन गया। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट कैंपस क्या होता है। सैटेलाइट कैंपस एक वो एरिया होता है, कैंपस इज द एरिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, जो कि मेन यूनिवर्सिटी से दूर होता है, एट अ डिस्टेंस होता है, ठीक है। मेन यूनिवर्सिटी अगर आप सपोज करें, अब जम्मू एंड कश्मीर में है, अगर मेन यूनिवर्सिटी आप फॉर दैट मैटर सोचे कि रिहाड़ी में है, तो उसके डिस्टेंस पे, ठीक है, वो गांधीनगर पे या उसके ये आप बोल दें
विक्रम चौक पे दूर जाके एट अ डिस्टेंस जो है दूसरा उसका कैंपस हो सकता है, एट अ लॉन्गर डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब उस पे क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, वो वेरी करती हैं। ठीक, तो आईआईटी जो कैंपस है हमारे देश के जो माने हुए टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे एडमिशन मिलना ही बहुत आप कहें ना बहुत ही बड़ी बात होती है कि आपने एग्जाम क्रैक करके आईआईटी से आपने जो है अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो उसका एक सैटेलाइट कैंपस कि उसके मेन जो कैंपस है उससे दूरी पर एक सैटेलाइट कैंपस बनाया गया ताकि जो आसपास के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनको हेल्प मिले। ठीक है, और यहां पर हर तरह की जो रिसर्च और लेबोरेटरी डिस्कवरी सेंटर्स है, वो फैसिलिटीज है, वो वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, कहां पे हुआ है? उज्जैन में खुला। तो आपने जाना कि सैटेलाइट कैंपस क्या होता है, सेम यूनिवर्सिटी की तरह, बट उसके मेन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस पे होता है। हो सकता है कि उसमें उससे फैसिलिटीज थोड़ी कम हो, वहां से सिर्फ लेक्चर्स देते हो या सिर्फ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हो या सिर्फ रिसर्च होता हो, वो वेरी कर सकता है, बट वो मेनलैंड यूनिवर्सिटी से दूर होता है। तो पहली आईआईटी का कहां खुला है? उज्जैन में खुला है। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी। अब हमें जानना है आईआईटीज के बारे में। तो आईआईटी इंस्टीट्यूशंस है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सेल्फ गवर्निंग है। बहुत इंपॉर्टेंट कि सेल्फ गवर्निंग है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वो खुद ये डिसाइड करते हैं। तो सेल्फ गवर्निंग है। ठीक है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है। फाइन, इस पूरी जो आईआईटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली हमारे देश में 23 आईआईटीज हैं। ठीक, तो इस न्यूज से हमने क्या क्या चीजें सीखी? एक, सैटेलाइट कैंपस क्या होता है, कहां खुला है? उज्जैन में खुला है। आईआईटीज क्या है? सेल्फ गवर्निंग है। ठीक है, उसको वो खुद को रेगुलेट करती हैं, खुद के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं, और अभी प्रेजेंटली हमारे देश में 23 आईआईटीज हैं। क्लियर हो गया? और किस एक्ट के अंदर ये रेगुलेट होती है? इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस तरह से आपको न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स को निकालना होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज होती है, हर एक चीज नहीं आपको जो है याद रखनी होती, उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहां से जो क्वेश्चन है डिराइव हो सकता है। आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से ही न्यूज को पढ़ना होता है कि हाँ यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काला आजार। ये न्यूज में रहा है टॉपिक कि पहली बार हमारे देश ने जो अपनी डेडलाइन है, जो टारगेट है इस पर्टिकुलर डिजीज को खत्म करने का, उसे अचीव किया है। बहुत देर से, बहुत सालों से हम डेडलाइंस को बना रहे थे, उसे अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, बट फर्स्ट टाइम हमने इस टारगेट को अचीव किया है। तो दैट्स वाई ये जो कालाजार की जो डिजीज है वो न्यूज में रही है। तो अब आपको क्या जानना है? आपको डेडलाइन के बारे में पढ़ना है कि कितने साल से कर रहे हैं? नहीं, आपको इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पढ़ना है कि ये डिजीज होती क्या है, किससे होती है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि डिजीज के बारे में भी, साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो कालाजार की को जो कॉमन नेम है उसे कहा जाता है ब्लैक सिकनेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस डिजीज में ना जो डिस्कलरेशन है स्किन का जो कलर है वो काले रंग का हो जाता है, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है, तो ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है। दैट्स वाई इस डिजीज को ब्लैक सिकनेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये डिजीज जो है इट इज अ सेकंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर। पैरासाइट क्या होता है? पैरासिटिक किलर, जो कि एक सबसे बड़ी पैरासिटिक किलर कौन सी है? मलेरिया। मलेरिया आप जानते हैं पैरासाइट से होता है। जो कौन ट्रांसमिट करता है? वो एक मस्किटो ट्रांसमिट करता है, एनोफिलस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी पैरासिटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? ये होता है बाय अ सैंड फ्लाई। मलेरिया जो है ट्रांसमिट कर रहा है एक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक वो आप कीटाणु बोले, जर्म बोले, जिसकी वजह से डिजीज होती है। अब वो जर्म खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम करते हैं कैरियर्स, उनको कहते हैं कैरियर्स। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर जर्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जगह से, इन्फेक्टेड जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो मलेरिया के केस में तो वो मस्किटो हो गया, दैट इज एनोफिलस होते हैं, जबकि जो कालाजार जिसकी हम बात करें उसे सैंड फ्लाई जो है ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ सैंड फ्लाई, दैट इज फीमेल फ्लिबोटोमाइन। ठीक है, और पैरासाइट क्या है? प्रोटोजोन पैरासाइट। इट्स अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देखने में बिल्कुल एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? छोटे छोटे कीटाणु। ठीक है, जिसमें आपके फंगस भी आता है, वायरस भी आता है, बैक्टीरिया भी आते हैं, उसी में एक फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया प्रोटोजोआ।
ठीक है। ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ना बिल्कुल एनिमल की तरह होते हैं, हाथ पैर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मोबिलिटी भी वैसी होती है, ये मूव भी करते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ काजिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो काला आजार के बारे में आपने क्या जाना कि ये एक डिजीज है जो कि देश में सेकंड लार्जेस्ट पैरासाइटिक किलर है। किसकी वजह से होती है? एक पैरासाइट की वजह से जो कि प्रोटोजोआ है, और उसे कौन ट्रांसमिट करता है? उसे सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करती है, और इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लैक सिकनेस है। ये आपको इस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। और मैक्सिमम केसेस जो हमारे देश में निकल कर आते हैं वो आते हैं बिहार और झारखंड के एरिया से ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में अराउंड 11.5% केसेस जो है हमारे इंडिया से ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है आप देखिए स्किन का कलर हो जाता है इस पर्टिकुलर डिजीज में, ब्लैक कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है। और जनरली जो स्प्लीन जो है हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीमारियों से लड़ने में हमें बड़ी हेल्प करती है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाता है। इसीलिए आप देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे की जो न्यूज है, दैट इज अनअर्थ अ रेयर 1000-year-old स्टोन स्टैच्यू ऑफ महावीरा। तो लॉर्ड महावीरा का एक स्टैच्यू मिला है तमिलनाडु में, चेन्नई में, जो कि 1000 years ओल्ड है, एक्सकवेशन के दौरान मिला है, ठीक है। अब आपको क्या जानना है? अब न्यूज में क्या आ गया? महावीरा। तो अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड महावीरा आपने सुना होगा, आप जैनिज्म, इट इज अ रिलीजन जो रिलीजियस माइनॉरिटी भी मानी जाती है हमारे देश में, ठीक है। तो महावीरा जो है, लॉर्ड महावीरा जो है वो 24th तीर्थंकर का माना जाता है, उनको जैन रिलीजन का तीर्थंकर आप समझ लीजिए, जो सेंट्स हो गए, एक तरह से साधु महात्मा सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए, अगर अपनी लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं। तो जैन धर्म जो लाया गया है उनकी जो हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो अभी तक के 24 तीर्थंकर आए हैं। तो पहला जो थे वो ऋषभ वर्धन थे, ऋषभ वर्धन फर्स्ट थे। और दिस इज महावीरा, लॉर्ड महावीरा, जिनको माना जाता है कि उन्होंने जैन धर्म को फैलाने में, एस्टैब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, वो 24th तीर्थंकर थे, ठीक है। और जैन धर्म की अगर आप बेसिक आइडियोलॉजी की बात करें तो वो 5 बेसिक आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है। पहला नॉन वायलेंस की अहिंसा, इसीलिए आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग अपने मुंह पर भी पट्टी बांध के रखते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर आप बोलते हुए भी कोई कीटाणु, कोई जर्म्स अगर माउथ में जा रहे हैं और वो मर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है। वो इस लेवल की जो है नॉन वायलेंस को भी अवॉइड करते हैं। तो पहला उनका आइडियल क्या है? नॉन वायलेंस। दूसरा क्या आता है? ट्रूथफुलनेस, की हमेशा सच बोलना है। तीसरा नॉन स्टीलिंग, नेवर एवर स्टील और टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उनको नहीं जो है लेना। चेसिस्टी, दैट इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना, दैट इज द 4th इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी। एंड नॉन पोजेशन और नॉन अटैचमेंट, जिसको अपिगृहा भी कहते हैं, मतलब किसी भी तरह की वर्ल्डली जो चीजें हैं, दुनियादारी की जो चीजें हैं, आप मटीरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं आप बोले, उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखना। तो आप देखेंगे वो एक सेरेमनी भी होती है जहां पे विमेंस हो, अभी रिसेंटली न्यूज में भी रहा है कि एग्जैक्टली मुझे स्टेट याद नहीं है, जहां पर एक लेडी और उसके बेटे ने, दोनों ने जो है धर्म को अपनाया है, उन्होंने जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसको छोड़ दिया है टोटली। अब वो बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जिएंगे, मांग के खाना खाएंगे, उस तरह का एक पूरा पर्टिकुलर उनका रूल रहता है कि बिल्कुल उन्होंने किसी भी तरह की जो लग्जरी लाइफ की चीजें होती है ना उसे यूज नहीं करना है अपनी लाइफ में, एकदम सिंपल लाइफ जीनी है। वो बेटा है वो भी शायद आई थिंक अभी अडल्ट नहीं है, आई थिंक 11-12 ईयर्स का ही है, और लेडी है जो उसकी मदर है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब बेटा बॉर्न हुआ था उनका, उन्होंने तभी डिसाइड किया था कि वो जो है मटीरियलिस्टिक थिंग को त्याग देंगे, ठीक है। तो इसी धर्म के अंदर वो किया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, बड़े आगे, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ठीक है। न्यूज थी कि जो शुगर केन है, शुगर केन की जो प्राइस है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, उसे बढ़ाया गया है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो प्राइस है ये क्या है, इसे कौन फिक्स करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे ये फिक्स होती है, ये आपको जानना है। अब ये नहीं जानना है कि कितनी बड़ी कितनी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं पूछते, बस ये जानना है कि ये है क्या, ठीक है, किससे रिलेटेड है, किसके बारे में दी जाती है। तो इस तरह से न्यूज से करंट अफेयर्स निकालने होते हैं। तो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस क्या है? ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, जो कि मिल्स को देनी ही देनी होती है, किन्हें? फार्मर्स को। अब देखिए
शुगर केन कहाँ यूज होता है? शुगर बनाने के लिए यूज होता है, और फार्मर्स सिर्फ शुगर उगाते हैं और जाके मिल्स में जाके अपने शुगर केन को बेचते हैं और वहां से फिर वो शुगर बना के मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, यही होता है। अब फार्मर्स को हमेशा उनकी उत्पादन का, उनकी प्रोडक्टिविटी का एक एक्चुअल सही प्राइस मिले, उसके लिए इस रेट को फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए, हम सब खाना फार्मर्स का खा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो आप एक तरह से बोले इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो फार्मर्स ही हैं। उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी का एक्चुअल मिलता ही नहीं है। कभी तो उनकी फसल खराब हो जाती है और कभी मार्केट रेट से बहुत कम मिलता है। एक्चुअल में जो बाकी लोग उनसे खरीद के बेचते हैं वो ज्यादा कमाते हैं। इसी तरह की इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए जो है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को फिक्स किया जाता है। ये एक मिनिमम प्राइस है जो जिससे कम मिल वाले फार्मर्स को नहीं दे सकते। एटलीस्ट फार्मर्स ने जितना इनपुट डाला है, जितना खर्चा उसका उत्पादन में हुआ, एटलीस्ट उसको उतना तो मिले। ठीक है, तो कौन फिक्स करता है इसको? इसको जो है वो फिक्स करती है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, रेकमेंडेशन कौन देता है? CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमीशन है जो MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर्स को दी जाती है। कभी कि उनको कभी कभी होता है ना कि बड़ी बम्पर हार्वेस्ट होगी, कि सपोज कोई एक फसल है, वीट ही समझ लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं कि कनक अगर उगाई और बहुत ज्यादा हार्वेस्ट होगी, बहुत ज्यादा हर जगह बहुत ज्यादा हो गई है, फिर ऐसा होता है ना कि मार्केट में रेट डाउन हो जाता है। अब इतना डाउन हो जाता है कि उसको एक बोरी उगाने में अगर उसको 1000 रुपए लगे हैं तो मार्केट में उसको 700 ही रुपए मिल रहे हैं, 600 ही मिल रहे हैं, ऐसा रेट आ जाता है। तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि फार्मर को लॉस ना हो, MSP भी डिसाइड की जाती है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो वो होती है बाकी अनाजों के लिए, सीरियल्स के लिए। तो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस होती है शुगर केन के लिए। कौन डिसाइड करता है? यूनियन गवर्नमेंट करती है। किसकी रेकमेंडेशन पे? CACP। ठीक है, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये तीनों क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट क्या रहा न्यूज में? शुगर केन। ठीक है, अब हम शुगर केन को जान लेते हैं कि भाई शुगर केन हमारे देश में कहां कहां सबसे ज्यादा उगता है। कहां कहां उगता है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु एंड बिहार। तो टॉप के कम से कम 3 दो आपको पता ही होने चाहिए। क्या क्या हो गया? यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, UMK। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया आता है 2nd नंबर पे और ब्राजील है 1st नंबर पे शुगर केन की प्रोडक्शन पे। ठीक है, तो इस न्यूज से हमने ये इंपॉर्टेंट चीजें निकाली। एक तो शुगर केन रहा है न्यूज में, तो हमने शुगर केन के बारे में जान लिया। ठीक है भाई, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि शुगर केन जो होती है वो किस तरह की क्रॉप होती है। क्या वो राबी क्रॉप होती है कि वो खरीफ क्रॉप होती है? क्रॉप होती है, अगर आपको उसके बारे में आइडिया है। ठीक है, तो दूसरा हमने जाना कि वर्ल्ड में कौन से नंबर पे इंडिया आता है और हमारे देश में कौन से नंबर पे स्टेट्स जो हैं मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बड़े आगे। ओके, नेक्स्ट आती है न्यूज, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इसरो का, युविका। ठीक है, इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, युविका जिसको कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि युविका जो प्रोग्राम है किसने लॉन्च किया? तो सीधा सीधा आंसर है दैट इज इसरो। और किससे रिलेटेड है ये भी आ सकता है, इसकी जो एब्रीवेशन कंप्लीट करो उसके बारे में भी आ सकता है। तो एब्रीवेशन को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो आती है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ठीक है, युविका, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, इसरो ने इसे लॉन्च किया है। और मेन मकसद है कि जो बच्चे हैं ना, जो यंग बर्डिंग माइंड्स हैं, साइंस के बारे में साइंस के बारे में क्यूरियोसिटी उनके दिमाग में लाना। ठीक है, उनको साइंस की तरफ प्रमोट करना, पुश करना, ताकि वो और ज्यादा साइंस की फील्ड में जाके अपने करियर को बनाए। स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज जो है वो बच्चों को दी जाए इस प्रोग्राम के अंडर। ईयरली बेसिस पे ये किया जाता है इसरो के द्वारा। अब कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो वो बच्चे जिन्होंने क्लास 8 कंप्लीट कर ली है और प्रेजेंटली क्लास 9th में। ठीक है, तो पहला क्या क्राइटेरिया हो गया कि क्लास 8 पास है, क्लास 9th में वो अभी पढ़ रहे हैं। और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से कितने बच्चे चुने जाते हैं? 3 बच्चे चुने जाते हैं हर साल। ठीक है, हर साल 3 बच्चे चुने जाते हैं, हर यूटी से, हर स्टेट से। और इसमें आप CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, हर तरह का बोर्ड इन्वॉल्व होता है। 3-3 बच्चे चुने जाते हैं और रेजिडेंशियल प्रोग्राम में ये जाते हैं, इसरो के सेंटर पे रुकते हैं। उनको हर तरह की जो बेसिक टेक्नोलॉजी ना दिखाई जाती है, रोबोटिक्स हो गया, स्पेस के बारे में हो गया, किस तरह से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट, उन सब के बारे में बेसिक नॉलेज दिखाई जाती है, ताकि वो इस तरफ जो है ना मोटिवेट हो इसमें अपना करियर बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग में उनके माइंड्स में ये चीजें डाली जाती हैं। क्लियर हो गया? ठीक है,
अब अगली जो न्यूज रही है दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप टू बी इंक्लूडेड इन इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्को। दैट वाज द न्यूज कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो मराठा एम्पायर रहा है, जिसमें हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी का नाम बहुत जो है प्राउड से लिया जाता है, मराठा एम्पायर के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। तो मराठा एम्पायर जो रहा है उसने अपने बहुत से किले बनाए हैं। ये माना जाता है कि मराठा जो एम्पायर रहा है उसने अपने आप को दुश्मन देशों से बचाने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो फोर्ट्स बनाए ना, वो बहुत ही आप कहें एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वो बहुत ही डिफरेंट थे, बहुत ही यूनिक थे। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी उन्होंने बनाए हैं फोर्ट्स, उन सब को यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब वो कहां के हैं, अब वो उनकी जो लोकेशन है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको क्या याद रखना है, यूनेस्को लिस्ट, कि ये जो यूनेस्को की लिस्ट है ये क्या है, क्यों रखी जाती है, किस बारे में। ठीक है, अगर फोर्ट्स की बात करें तो फोर्ट्स के बारे में जो भी जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ना, जहां जहां तक मराठा एम्पायर का कंट्रोल था, वहां पे जितने भी फोर्ट्स आए हैं उन सब के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर आप एक बार रीड आउट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सालहेर फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, कांधेरी फोर्ट है, रायगढ़ फोर्ट है, प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये ऑल फोर्ट्स हैं। क्लियर? ओके, बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही दैट इज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ठीक है, कहां इंक्लूड किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब हमें यह जानना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो है क्या, क्या उसका कंसेप्ट है, क्यों ये लाया गया। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, ये एक ऐसी जगह होती है जो यूनेस्को उस चीज को एक्नॉलेज करती है कि फिजिकल प्रेजेंस उसकी कल्चरल के बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल लोकेशन, वो फोर्ट भी हो सकता है, कोई किला, कोई जगह, कोई मंदिर, जिसने कल्चरली जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने अपने टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और एक यूनिक कल्चर को पोर्ट्रे करता है। ठीक है, तो उसे इस लिस्ट में डाल दिया जाता है ताकि उसकी प्रमोशन के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम किया जा सके। ठीक है, so these sites are a part of World Heritage Program which is overseen by UNESCO। यूनेस्को ने ये काम अपने हाथ में लिया है और दुनिया में जितनी भी ऐसी साइट्स है जो एक यूनिक कल्चर को पोर्ट्रे करती हैं, यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाती हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। उसकी तरफ ध्यान जाता है वर्ल्ड की कंट्रीज का, यूनेस्को भी उसको प्रिजर्व करने के लिए काम करता है और जिस कंट्री में वो प्रेजेंट होती है वो पर्टिकुलर कंट्री भी उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो प्रेजेंटली एज ऑफ नाउ, आज की डेट तक, दैट इज 13 अगस्त तक 42 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं, जिसमें से 34 जो है दैट इज कल्चरल, 7 जो है वो नेचुरल है और 1 हैज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। ठीक है, 34 जो है उसमें से वो कल्चरल साइट्स हैं, 7 जो है नेचुरल साइट्स हैं और 1 जो है वो मिक्स साइट्स है। तो अगर आप नेचुरल साइट्स की बात करें तो दीज आर द 7 नेचुरल साइट्स, जिसमें आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, काजीरंगा नेशनल पार्क, कियोलाडो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट्स। ये जो है ये है 7 नेचुरल पार्क, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इससे आप एक रीड आउट कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आए कि इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इनमें से कौन सी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जो 34 कल्चरल साइट्स है उन्हें तो रिमेंबर रखना मुश्किल है, वो आप एक बार रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। दिस इज द लिस्ट, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट इज एक आपको ये नेचुरल साइट्स का पता होना चाहिए, दूसरी जो एक मिक्स साइट है। मिक्स साइट क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो मिक्स साइट की कैटेगरी में आती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, नेचुरल और कल्चरल मिक्स्ड। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है वो मिक्स कैटेगरी में आती है। यूनेस्को की अगर बात करें, यूनेस्को कब एस्टैब्लिश किया गया, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 195 आर द टोटल मेंबर्स, 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल है उसकी ऑनरी अजोले और हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। ठीक है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया, दैट वाज द न्यूज। और उससे हमने क्या डिराइव किया, हमने किया कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स क्या होती है, हमारे देश में वो कितनी है, और हमने ये भी देखा कि यूनेस्को एक्चुअल में जो इंस्टीट्यूशन है वो कब बना, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी मंथ में, ये चीज न्यूज में रही थी। अब हमें क्या इसमें से पढ़ना है कि सूरज कुंड मेला कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या इसकी थीम होती है, क्यों ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो सूरज कुंड मेला जो है वो हर साल ऑर्गेनाइज होता है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, हरियाणा में होता है। और इस बार जो उसकी थीम स्टेट रही है, जो उसका फोकस स्टेट रहा है, दैट वाज गुजरात। ठीक है, जो सूरज कुंड मेला है उसकी जो थीम स्टेट रही है, हर साल ये अलग अलग स्टेट्स की थीम होती है। और इस पूरे मेले में ना ये क्राफ्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, कलाकृतियों को दिखाते हैं। ठीक है, देश के जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, आर्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए इस मेले का ऑर्गेनाइज किया जाता है इसे, और अलग अलग स्टेट का फोकस इसमें लिया होता है। और इस साल जो फोकस था वो गुजरात था। ऑर्गेनाइज कौन करते हैं इसे? इट इज ऑर्गेनाइज बाय Surajkund Fair Authority and Haryana Tourism in collaboration with Union Ministry of Tourism, Textile, Cultural and External Affairs। तो आपको याद रखना है कि सूरजकुंड मेला कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, किस स्टेट में? हरियाणा स्टेट में होता है। और इस साल की जो थीम थी दैट वाज ऑन द गुजरात स्टेट। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट आपके लिए एक गुड न्यूज, दैट जो हमारा पेड कोर्स है जेकेपीएसआई का और जेकेपी कांस्टेबल का, उस पे एक डिस्काउंट लाया गया है अप टू 15 अगस्त। हमारे देश की जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारे पेड कोर्स पे। तो जो बच्चे भी इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, वो हमारी ऐप पे जाके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और ये जो 10% का डिस्काउंट है उसे अवेल कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स था दैट वाज अवेलेबल ऑन 499 अर्लियर, और अब आपको ये मिलेगा जस्ट एट 449। ठीक है, 10% डिस्काउंट के बाद इट विल बी अवेलेबल टू यू एट 449। तो जो भी इन दोनों कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं वो अभी जाके, क्योंकि ये 15 अगस्त तक ही आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बजट की। बजट 2024 फरवरी महीने में आता है, हर साल आता है। अगर बात करें कि ये कौन से आर्टिकल में जो बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना तो वहां पे बजट टर्म नहीं यूज होती, वहां यूज होती है टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बात एक ही है, मतलब वही है, बट वहां टर्म यूज हुई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 112। ठीक है, 112 जो आर्टिकल है वो डील करता है बजट से। ठीक है, अब बजट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें रही है इस साल के बजट में? पहला तो ये कि जो इस साल का बजट आया वो इंटरिम बजट था। तो भाई इंटरिम बजट क्या होता है? इंटरिम बजट होता है जब कोई गवर्नमेंट का लास्ट ईयर चल रहा होता है ना। अब मई में होने थे नए इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, और फरवरी जो था वो उनका लास्ट ईयर चल रहा था। तो जो लास्ट ईयर होता है किसी भी रनिंग गवर्नमेंट का, और उसके बाद जनरल इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो जो लास्ट टर्म में वो अपना बजट प्रेजेंट करते हैं उसे कहा जाता है इंटरिम बजट, जो कि फुल फ्लेज बजट बन जाता है अगर वही गवर्नमेंट इलेक्शन को जीत जाती है। जैसे कि बीजेपी ने बाकी पार्टीज के समर्थन से इलेक्शन को जीत लिया, तो जो भी अब इंटरिम बजट था वो फुल फ्लेज्ड बजट हो गया। तो जो लास्ट सेशन होता है रनिंग गवर्नमेंट का, उसमें जो वो बजट लाती है उसे कहा जाता है इंटरिम बजट। क्लियर हो गया? जिस साल में जनरल इलेक्शंस होने होते हैं। क्लियर हो गया? और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण, उनका ये 6th बजट था। ठीक है, 6th बजट ये उन्होंने प्रेजेंट किया था, और वो हमारे देश की सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर हैं आफ्टर मोरारजी देसाई, जिनको ये मौका मिला है कि वो बजट, देश का जो बजट है उसे 6 बार प्रेजेंट कर पाए। क्लियर हो गया? 112 आर्टिकल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम बजट, निर्मला सीतारमण जी ने लाया, और ये 6th बजट था इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या रही बजट के। तो सबसे पहली बात रही कि कोई भी टैक्स स्लैब्स में, जो भी टैक्स स्लैब्स बताए गए थे कि कहां तक कितने लाख की आपकी इनकम रहेगी, 8 लाख की, तब तक वहां आप कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करेंगे। ठीक है, ईयरली इनकम बता रही हूं। ठीक है, तो टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो सेट किया गया
5.1% ऑफ जीडीपी। अब फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? तो जिन बच्चों को, जो फ्रेशर्स हैं, जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम, तो उन्हें मैं बताऊं, फिजिकल डेफिसिट हमारे देश में, या फॉर मैटर आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए, तो क्या होता है, हर एक घर में एक तरह से पैसे आ रहे होते हैं और एक जगह पे पैसे हो रहे होते हैं खर्च। ठीक है, एक हो रहा होता है आपकी इनकम और एक हो रहा होता है आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है ना, उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो अगर हम देश के लेवल पे देख लें कि देश जहां जहां से उसे इनकम आ रही है उसे हम कह लेंगे रेवेन्यू। ठीक है, जहां जहां से उसे पैसे आ रहे हैं दैट इज रेवेन्यू, और जहां जहां पे खर्चा हो रहा है उसे कह लेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, सैलरीज देने पे खर्चा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। तो इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट रहेगा उसे वो है 5.1% ऑफ द जीडीपी। और जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे देश के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको जब मॉनिटरी वैल्यू उसकी निकाली जाती है, ठीक है, पैसों के मामले में जब उसे गिन के निकाला जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, कि हमारे देश में खाना भी उगाया जा रहा है, यहाँ पे आप कहें लग्जरी गुड्स भी बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स भी बन रहे हैं, तो बहुत सारे गुड्स भी बन रहे हैं, सर्विसेज भी दी जा रही है, हेल्थ सर्विसेज दी जा रही है, टेलीकम्युनिकेशन दी जा रही है। अब इन सर्विसेज को जब मॉनिटरी वैल्यू निकाली जाती है, पैसों के मामले पैसों के रूप में इनका जो आंका जाता है, एक साल में कितना हमारे देश में वो प्रोड्यूस हुआ है विद इन अ बाउंड्री। अब बाउंड्री के अंदर कभी कभी जो है बाहर के लोग भी हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो विद इन अ बाउंड्री एक साल में मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कहा जाता है जीडीपी। क्लियर है? उसे कहा जाता है जीडीपी। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज रही है दैट इज 40,000 बोगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत स्टैंडर्ड। जो वंदे भारत ट्रेन है हमारी, उसकी कैटेगरी में, उसके लेवल पे 40,000 बोगियों को कवर किया जाएगा। और साथ ही 3 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। 3 नए कॉरिडोर्स मतलब रेलवे लाइंस इस हिसाब की कि वहां पे सिर्फ वही ट्रेन रन करेंगी। कौन कौन से कॉरिडोर्स होंगे? एनर्जी एंड सीमेंट कॉरिडोर। उस रेलवे ट्रैक पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन रन करेंगी। दूसरा होगा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जो पोर्ट्स है हमारे देश के उनको कनेक्ट करने के लिए। और तीसरा है हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जहां पर वो ट्रेन रन करेंगी जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जहां पे रहता है वहां पे उन रूट्स पे रन करेंगी ट्रेन। तो ये 3 कॉरिडोर्स की जो है वो बात की गई है इसमें कॉरिडोर्स में। ठीक है, तो पहला हाईलाइट हमने क्या देखा कि टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। दूसरा कि जो फिजिकल डेफिसिट है, कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, कि एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा हो गया रेवेन्यू से, कि हमारे देश में जो खर्चा है वो कितना ज्यादा रहा इनकम से। ठीक है, होता है ना कभी कभी कि वो आपने सुना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वैसा वाला है कि कितना अमाउंट ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। और फिजिकल डेफिसिट कितना टारगेट बताया? 5.1% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और वंदे भारत कि 40,000 बोगियों को कन्वर्ट किया जाएगा और 3 कॉरिडोर्स के बारे में बात हुई है। नेक्स्ट जो है दैट इज न्यू एयरपोर्ट्स विल बी बिल्ट अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या है? दैट इज उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो एयर ट्रैवल है, एयर कनेक्टिविटी है, उसे थोड़ा कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए कि हर एक इंसान बाय एयर ट्रैवल कर सके, रूरल एरियाज में भी बाय एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके, उसके लिए इस स्कीम को लाया गया था। और इस स्कीम के अंदर और बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही बात की गई है कि 3 करोड़ हाउसेज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंडर गरीबों को पक्के मकान प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो दिए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें 5 लाख तक की एक साल में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सर्विसेज में। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ सर्विसेज मतलब जहां पे आप टेस्ट भी करा सकते हैं, सर्जरीज भी करा सकते हैं। तो हर एक फैमिली को 5-5 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अब इसमें आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब मछली, मछली को हिंदी में कहते हैं मत्स्य। तो जो हमारा एक्वाकल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम को लाया गया था। और इसमें जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 3 टन टू 5 टन। ठीक है, साथ ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है एक लोन की, जो कि दी जाएगी किस एरिया में? टेक्नोलॉजिकल रिसर्च की। टेक्नोलॉजिकल रिसर्च में और ज्यादा जो है
रिसर्च वर्क किया जा सके, उसके लिए एक लोन तैयार किया गया है 1 लाख करोड़ का, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा और टेन्योर कितना रहेगा, 50 साल का। ठीक है, मतलब इतना पैसा जो है लोन के तौर पर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, हमारा देश और ज्यादा आगे बढ़े, और इंटरेस्ट कुछ नहीं देना, 5 साल तक का इसका टाइम पीरियड जो है वो रखा गया है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई है, वो है कि जो 9 से 11 तक की ईयर्स की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी। फ्री वैक्सीनेशन दी जाएगी किसके लिए, एचपीवी के अगेंस्ट। एचपीवी क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मैं यहां लिखती हूं, जस्ट अ सेकंड, ओके। 9 से 11 तक की जो गर्ल्स हैं उन्हें मिलेगी फ्री वैक्सीनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन बन सकता है इसमें। वैक्सीनेशन मिलेगी अगेंस्ट एचपीवी, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये जो वायरस है ये एक मेन कॉजिंग फैक्टर है फॉर द सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स कैंसर जो है, जो लेडीज है उसमें बहुत ज्यादा देखा गया है, और ये रिसर्च से ये पता चला है कि अगर ये वैक्सीन अर्ली स्टेजेस पे गर्ल्स को दे दी जाए तो इसे जो है कम किया जा सकता है, इसकी प्रेवलेंस को कम किया जा सकता है, इसे जो है एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी बात की गई है बजट में। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि हमारे बजट में इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की आप बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में जो अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो एलोकेट किए गए थे, दैट वाज इंक्रीज बाय 11.1%। जितना पिछले साल मिला था, इस साल जो है 11.1% को बढ़ा दिया गया है, और अराउंड 11 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में बजट में एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में दिया गया है अराउंड 6.2 लाख करोड़। ये भी लास्ट टाइम के बजट से ज्यादा है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट जो चीजें आपको याद रखनी है बजट से रिलेटेड। ऐसे तो बजट बहुत लेंथी होता है, बहुत है, उसमें एक सेपरेट वीडियो लेक्चर उस पर बनता है। अगर बजट हम डिटेल में पढ़ना कहें तो एक वीडियो लेक्चर सिर्फ बजट पे ही जाएगा, बट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिराइव हो सकते हैं वो मैंने यहां पर आपको बता दिए हैं। क्लियर? बड़े आगे है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। ठीक है, तो वायु शक्ति एक्सरसाइज क्या है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, कहां पे ये हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी रिसेंटली फरवरी में वायु शक्ति एक्सरसाइज का जो है आयोजन किया गया था। ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो है इंडियन एयरफोर्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसकी ये एक्सरसाइज होती है, वो एक तरह से प्रैक्टिस रनवे होता है। ये शोकेस करते हैं कि कितना हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कितना हम प्रिपेयर्ड है किसी भी तरह की खतरे के लिए। ठीक है, और ट्रायएनियल एक्सरसाइज होती है जो कि 3 साल में एक बार होती है। सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, वायु शक्ति किसी भी 2 देशों के बीच में नहीं है। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हमने जनवरी का पढ़ा था तो हमने खंजर एक्सरसाइज को पढ़ा था, ठीक है, जो किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। तो आप कंफ्यूज ना हो जब वायु शक्ति आए कि ये शायद किसी देश के बीच में होगी, नहीं, ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और ट्राइएनियल है, यानी कि 3 सालों में एक बार होती है। कहां पर की गई, जैसलमेर के नियर पोखरन में। ठीक है, पोखरन में हुई, जैसलमेर, जहां पे हमारा पहली बार हमारा जो परमाणु बम का जो है एक्सपेरिमेंट जो है, यहां आप कहे उसे टेस्ट किया गया था, टेस्टिंग ऑफ परमाणु बम हमारा किया गया था पोखरान में। क्लियर है? क्लियर हो गया वायु शक्ति? तो इससे आपको यही 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगली है 5 न्यू रामसर साइट्स। 5 नई रामसर साइट्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं हमारे देश में, जो रामसर साइट्स की लिस्ट है उसमें। तो अब जो टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं वो 80 हो गई हैं। अभी स्टार्टिंग में जब हमने 2 फरवरी का पढ़ा वेटलैंड डे, तो हमने पढ़ा कि वेटलैंड डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो अडॉप्ट हुई थी उसी की सेलिब्रेशन के लिए। तो जितनी भी वर्ल्ड में वेटलैंड्स हैं जिनको कंजर्व करने की जरूरत है, उन्हें रामसर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो हमारे देश में 5 और ऐड हो गई हैं, तो टोटल कितनी हो गई हैं, 80 हो गई हैं। ठीक है, टोटल 80 साइट्स हो गई हैं रामसर साइट्स। ठीक है, तो 5 जो इंक्लूड हुई हैं उसमें से जो 3 हैं वो कौन कौन सी है, दैट इज अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघानशिरी एस्चुरी एंड मगधी केर कंजर्वेशन रिजर्व इन कर्नाटका, और 2 जो है करावेती एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, वो तमिलनाडु में। तो 2 तमिलनाडु में और 3 कर्नाटका में।
ठीक है, और टोटल कितनी हो गई, 80 होगी रामसर साइट्स। अगर वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ना वो यूके के पास है, और सेकंड नंबर पर जो है वो मैक्सिको आता है। सबसे ज्यादा जो है वो यूनाइटेड किंगडम के पास है अराउंड 175, और सेकंड नंबर पे मैक्सिको आता है अराउंड 142, और हमारे देश के पास है 80। क्लियर है। रामसर कन्वेंशन जैसे मैंने आपको बताया ईरान की एक सिटी है जहां पे इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था, 1975 में। वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ने जो है इस पे सिग्नेचर्स किए थे कि हाँ हम अपने अपने देश में पाई जाने वाली वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 172 हैं। इंडिया ने कब रेटिफाइड किया, 1982 में। ठीक है, 1971 में ये कन्वेंशन बनती है। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, रेटिफाइड का मतलब होता है कि जब हम मानते हैं कि हाँ हम इस कन्वेंशन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, हम सहमति अपनी दे देते हैं, तो रेटिफाइड होता है 1982 में। ठीक है, लार्जेस्ट साइट की बात करें, अब ये लार्जेस्ट साइट का क्या मतलब है, मैक्सिमम मैंने आपको बताया, मैक्सिमम मतलब नंबर वाइज मैक्सिमम, लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज किसका बड़ा है, तो वो ब्राजील में है। ठीक है, और इंडिया में सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो है रामसर साइट बंगाल में पाई जाती है, वो एरिया वाइज सबसे बड़ी साइट है इंडिया में। क्लियर है। नेक्स्ट, घर पोर्टल लॉन्च्ड बाय एनसीपीसीआर। घर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है एनसीपीसीआर द्वारा, और इसका रीजन क्या है, क्यों ये किया गया है, ये जो भी बच्चे ट्रैफिकिंग होते हैं, जो बच्चे चुराए जाते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, अपने घरों से मिसिंग हो जाते हैं, उन्हें ढूंढना और उन्हें वापस अपने घर के साथ जो है उनको दोबारा अपने घर पे वापस लाना, उसे कहा जाता है रीज्वाइन करना उनको उनकी फैमिलीज के साथ। उसके लिए इस पोर्टल को खोला गया है। एक पोर्टल है जहां पर ये डाल दी जाती है पूरी डिटेल, जो बच्चा मिलता है ट्रैफिकिंग के, जब रैकेट्स को पकड़ा जाता है ना, वहां से जो बच्चे मिलते हैं उनकी पूरी जानकारी जो है वो पोर्टल्स में डाल दी जाती है, और जो बच्चे मिसिंग होते हैं उनकी भी जानकारी पोर्टल्स में डाल दी जाती है। इससे क्या है ना, ट्रैक करना ईजी हो जाता है कि ये बच्चा मिसिंग था, ये डिटेल्स थी, तो उनको उनके घर के साथ वापस जोड़ना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है ये, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। घर पोर्टल किस लिए है, तो आपको जानना है एक तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और किस लिए है, जो भी मिसिंग और ट्रैफिक बच्चे हैं उनको वापस उनके घरों के साथ जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन स्माइल एक्स तेलंगाना। तो आपको इस न्यूज में पहला ये जानना है कि ये ऑपरेशन किससे रिलेटेड है। इस ऑपरेशन का मकसद है वही जो हमने अभी लास्ट में देखा कि जो बच्चे गुम हुए बच्चे हैं, जो ट्रैफिक बच्चे हैं, फोर्स लेवल में जो एम्प्लॉयड बच्चे हैं, उनको वापस अपने घरों के साथ जोड़ना। ठीक है, और ये पर्टिकुलरली कहां का ऑपरेशन है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट का ऑपरेशन, तेलंगाना स्टेट में स्टार्ट किया गया। तो स्माइल एक्स कहां का है, वो तेलंगाना का है, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, बच्चों को लोकेट करना, ट्रैफिकेड मिसिंग बच्चे उनको रेस्क्यू करना और दोबारा उनके घरों के साथ उन्हें मिलाना। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर वेलफेयर, लेबर हेल्थ, इन सब जो बच्चे जो इन्वॉल्व हुए हैं इन चीजों में, उनको लगाया गया, उनसे उनको वापस लाके उनको अपने घरों के साथ जोड़ना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स में वो कौन सा आर्टिकल है जो कि फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे तो आप बहुत आसानी से इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है, दैट इज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम। हमारे देश का पहला डिजिटली नेशनल म्यूजियम, जो हर चीज वहां पे जो पोर्ट्रे की जाएगी डिजिटल फॉर्म में की जाएगी, वो बनाया गया है कहां पे, सलार जंग म्यूजियम है इन हैदराबाद। ठीक है, और इसे कौन सेट कर रहा है, इट इज सेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो चीजें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है वो हमें जानना है, और दूसरा कि डिजिटल म्यूजियम है वो कहां खुला है, पहला वो हैदराबाद में खुला है, सलार जंग में खुला है। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बारे में जान लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या है, ये हमारे देश की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश में जितनी भी कलाकृतियां, जितने भी पुराने आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ना, उनको जो खुदाई से चीजें मिलती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनको प्रिजर्व करके रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसे प्रिजर्व, उसे बनाए रखने का काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ओके, ये कौन से एक्ट के अंदर आती है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी मिनिस्ट्री में आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और कौन सा एक्ट इसे रेगुलेट करता है, इसे करता है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972। क्लियर है, ओके।
One nation, one portal. So this is the news, that is a one nation, one portal. Under this, any citizen, कोई भी देश का नागरिक किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ग्रीवियांस है उसका, उसे दायर कर सकता है। उसे कोई भी काम करने में, कोई भी किसी भी तरह की सर्विस अवेल करने में कोई प्रॉब्लम आई है, किसी तरह की डिफिकल्टी उसने फेस की है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन कर सकता है इस पोर्टल में, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के भी अगेंस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक सिंगल पोर्टल है जहां जाके आप अपनी हर तरह की परेशानियों को, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। दैट इज वन नेशन एंड वन पोर्टल। ठीक है, सो दिस इज सफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगरतला। ये एक न्यूज में रही है, सफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आप देखेंगे कि न्यूज में अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये सेंचुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो वो ऐसे ही कोई सेंचुरी उठा के नहीं पूछते, जो न्यूज में रहती है ना उसी की लोकेशन पूछते हैं। ठीक है, तो लास्ट जनवरी के में भी हमने देखा था कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, तो यहाँ पे भी एक न्यूज में रही है अगरतला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में जाने। दैट इज लोकेटेड किधर है, वो त्रिपुरा में, त्रिपुरा में लोकेटेड है, त्रिपुरा के अगरतला में, दैट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। सफाई जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं तो एक्सक्यूज मी, क्योंकि आई थिंक इसे इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। और ये कब एग्जिस्टेंस में आई, इट कम्स इन 1972। और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा जानवर यहां पाया जाता है, दैट इज क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्लाउडेड लेपर्ड जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आप देखिए, आपने तीन चीजें अक्सर सुनी होगी, एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये तीनों चीजें बनाई गई हैं वाइल्ड लाइफ को और पर्यावरण को, हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए। ये वेरी कहाँ करते हैं कि कहाँ कितनी कितनी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो एरिया जो होता है बहुत लार्जर एरिया होता है, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, लोगों के अंदर जाने की, अंदर से सामान इकट्ठा करने की, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वहां पे रेस्ट्रिक्शन कम होती है। ठीक है, जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वहां पे मोस्टली किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की लार्ज क्वांटिटी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन बायोस्फीयर से ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कम होती है। और नेशनल पार्क्स में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है, वहां पे आप बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते। और ये जो सब है, ये इन सीटू कंजर्वेशन आती है। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जो जानवर, जो प्लांट्स, जो प्रजातियां जहां पाई जा रही हैं उनको वहीं पे कंजर्व किया जा रहा है, उनको वहां से उठा के कहीं और शिफ्ट करके नहीं कंजर्व कर रहे। इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, और एक्स सीटू में क्या आ जाता है, जू आ जाता है। आप जू देखते हैं ना, वहां पे हर तरह के जानवर मिलते हैं, पर वो भी जानवर मिलते हैं जो वहां नहीं मिलते, वो जो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब जम्बू जू है, आप वहां जाएंगे, जो जो जानवर है वो लोकली जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो वहां पे एक्स सीटू कंजर्वेशन हो रही है कि जो जानवर है एक्चुअल जिन क्लाइमेट पाया जाता है उसको उठा के कहीं और पे कंजर्व किया जा रहा है, दैट इज एक्स सीटू। तो ये जो तीनों है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वो इन सीटू में आते हैं। और न्यूज में था सफाई जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि त्रिपुरा में पाया जाता है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कैटेगरी में इसे लाया गया था 1987 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ बॉन्ड विद एडीबी फॉर द ब्रह्मपुत्र रिवर मैनेजमेंट। अब ये थी न्यूज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडीबी के साथ एक बॉन्ड साइन किया। अब आप क्या करेंगे इस न्यूज में, क्या कितने रुपए का बॉन्ड साइन हुआ, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, यहां से हमें इंपॉर्टेंट है एक तो एडीबी के बारे में जानना और ब्रह्मपुत्र के बारे में जानना। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि एडीबी क्या है। एडीबी इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशिया जो है वो अंडर डेवलप्ड पोर्शन जो है, या आप एक तरह से कॉन्टिनेंट माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप थी और एशिया उतना नहीं, तो यहां पे भी डेवलपमेंट ज्यादा हो, उसके लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके एशियन कंट्रीज को, इस बैंक को बनाया गया इन 1966 फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, टोटल मेंबर्स जो थे दैट वाज 68 मेंबर्स। हेडक्वार्टर की बात करें तो मनीला, दैट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है। तो एडीबी इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में ये बना, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, और बनाया गया था फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए एशिया की पुअरेस्ट कंट्रीज को। टोटल मेंबर्स की बात करें तो 68 हैं। ठीक है, लोन्स देते हैं, ग्रांट्स देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं एशियन कंट्रीज को। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालयन रिवर है, जो कहां से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है, जो कि कहां पाई जाती है, तिब्बत में पाई जाती है। तिब्बत में इसे कहते हैं यारलंग सांगपो। आपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स में रणधीर सर से जरूर इस चीज को पढ़ा होगा। ठीक है, मानसरोवर लेक से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यारलंग सांगपो इसको कहते हैं। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इट इज 2900 किलोमीटर। ठीक है, देन
तिब्बत से निकलकर ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, जहां इसको दिहान कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। देन इट एंटर्स द बांग्लादेश, जहां जमुना कहा जाता है, और वहां जाके ये मीट करती है गंगा से, एंड फाइनली ज्वाइंस द पद्मा, जो कि गंगा की एक ब्रांच है, एंड फाइनली ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो दिस इज द ब्रह्मपुत्र रूट एंड दीज आर द बेसिक ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, जिसमें से इंपॉर्टेंट है सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्लियर हो गया? और कौन सा पार्क है जहां से ये ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस होती है, और मोस्टली जब भी ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड आता है तो उस पार्क में भी आता है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है, दैट इज इन द असम। क्लियर हो गया? अगर इसकी रूट्स की बात करें तो दैट इज द रूट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि तिब्बत से निकल रही है, अरुणाचल प्रदेश, असम से होके, बांग्लादेश से होके, इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट है अपार, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। जैसे आधार है उसी तरह से एक नेशनल आई कार्ड बनाया गया स्टूडेंट का, जहां पे स्टूडेंट ने कौन कौन सी स्कॉलरशिप ली है, कौन कौन से एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, कौन कौन सा उसकी डिग्रीज उसके पास है, वो सारी जो डिटेल है ना, जब वो कॉलेजेस चेंज करेगा, स्कूल चेंज करेगा, तो वो सारा डिटेल जो है वो डिजिटली अवेलेबल होगा। दैट इज टू बी रिपोर्टेड, और यू कैन से दैट इज टू बी डन इन द अपार आईडी कार्ड। ठीक है, जैसे आधार आईडी कार्ड होता है उसी तरह से अपार आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, ताकि जो बच्चों की पूरी डिटेल है स्कूल चेंज करने की, कॉलेजेस की, उनकी पूरी क्वालिफिकेशन की, वो एक जगह पर रखी जा सके। ठीक है, तो अपार की अगर फुल फॉर्म कहें तो वो क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो एब्रीविएशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। नेक्स्ट है द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये न्यूज में रहा था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो हमें जानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी। ये स्कीम चलाई गई थी फाइनेंस देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन में जब वो कैंपेनिंग करते तो उनको बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसा उनको फंड कर सके बहुत सारी कंपनीज, बिना ये बताए कि वो पैसा कौन दे रहा है, उसके लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी। ठीक है, 2017 में ये लाई गई थी और इंप्लीमेंट हुई थी 2018 में। ठीक है, और कौन कौन से डिनोमिनेशन में दे सकते थे इलेक्टोरल बॉन्ड, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की डिनोमिनेशन में आप बॉन्ड्स खरीद सकते थे। और किसी को ये नहीं पता चलता कि किस प्राइवेट कंपनी ने या किस पर्सन ने इस बॉन्ड को खरीदा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को इसको दिया है। ठीक है, और 1 क्वार्टर में 1 बार इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा जा सकता था। और इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है ट्रांसपेरेंसी। कौन कितना पैसा डोनेट कर रहा है कैंपेनिंग के लिए, किस पार्टी से कितना आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी बड़ी जरूरी है, लोगों को भी इस बारे में पता होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट है इंस्पायर लॉन्च्ड इन सिक्किम। सो दिस इज अ स्कीम जो कि लॉन्च की गई है सिक्किम में, लेकिन किसके साथ मिलकर की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के साथ सिक्किम गवर्नमेंट ने मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है, स्कीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको जानने की जरूरत है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक में न्यूज में रहा है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो कि IBRD कहा जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसे लाया गया था इन एग्जिस्टेंस इन 1944। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में आज की डेट में पूरे 189 मेंबर्स हैं, और जो भी लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिनकी आय कम है, उन्हें ये बैंक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशन उसकी आ जाती हैं, IBRD, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। सो ये जो सब हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। IBRD को वर्ल्ड बैंक कहते हैं और ये इन सारों को मिलकर कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इंडिया इन सब का मेंबर है एक्सेप्ट दिस, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मिलान नेवल एक्सरसाइज। जैसे नेवल एक्सरसाइज है मिलान, वो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो सारी आपस में मिलकर, उनकी नेवीज मिलकर साथ में इस एक्सरसाइज को करती हैं। एंड इंडिया का लुक ईस्ट पॉलिसी की जो ईस्टर्न देश है, एशिया के ईस्ट में जो कंट्रीज पाई जाती है, उनके साथ अपने रिलेशन को ज्यादा स्ट्रेंथन करना, उसके लिए
इस जो एक्सरसाइज को है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और 4 कंट्रीज थी जो स्टार्टिंग में जुड़ी थी। आज की डेट में जो अभी रिसेंटली फरवरी में एक्सरसाइज हुई है 51 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो जब स्टार्ट हुई थी तब 4 कंट्रीज ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। मिलान एक्सरसाइज नेवी से रिलेटेड और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रियां मिलती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज दोस्ती ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है कोस्ट गार्ड्स के बीच में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के जो कोस्ट गार्ड है, एक तो होगी नेवी जो कि पानी को हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड दे रही है, हमारे ओशंस को सिक्योरिटी दे रही है, कोस्ट गार्ड जो कोस्टल एरियाज को कर रही है, ठीक है। तो 3 देशों के कोस्ट गार्ड, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। अभी जो हुआ वो 16th एडिशन था। स्टार्ट कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। श्रीलंका ने ज्वाइन किया 2012 में, पहले सिर्फ इंडिया और मालदीव्स थे। तो एक्सरसाइज दोस्ती में आपको ये सब चीजें याद रखनी है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या क्या रहा? तो स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फरवरी मंथ में रहा वो था खेलो इंडिया विंटर गेम्स मैस्कट। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है 2 पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया गया। पहला पार्ट जो था वो लद्दाख में हुआ, दूसरा पोर्शन उसका श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ, श्रीनगर यूटी में हुआ, ठीक है। गुलमर्ग में हुआ उसका 21 से 25 फरवरी तक। और जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज इन द लद्दाख, जो कि 2 से 6 फरवरी तक हुआ, ठीक है। मैस्कट की बात करें तो इसके मैस्कट के लोगो में था स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, और नाम क्या था? शीने शी, ठीक है। मैस्कट क्या था? स्नो लेपर्ड, और शीने शी जो है नाम था, और 2 पार्ट्स में हुआ, गुलमर्ग और लद्दाख में। मैस्कट कहे तो दिस वाज द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और दिस वाज द 4th कंसेक्यूटिव एडिशन। स्टार्ट किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स को 2020 में, तो ये 4था खेलो इंडिया विंटर गेम्स था, ठीक है। इंडिया टीम वन वुमेन्स टीम ट्रॉफी। तो पीवी संधू की निगरानी में इंडिया की जो बैडमिंटन टीम है उसने एशियन टीम चैंपियनशिप का टाइटल जीता। किससे जीता? मलेशिया से, ठीक है, थाईलैंड से, सॉरी, ही वाज थाईलैंड के अगेंस्ट जीता इन द मैच विच वाज हेल्ड इन मलेशिया। मैच मलेशिया में हुआ, फाइनल्स में थाईलैंड और इंडिया थे, और फाइनली इंडिया टीम ने, बैडमिंटन टीम ने इसे एशियन ट्रॉफी को जीत लिया, ठीक, ओके। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। जैसे खेलो इंडिया विंटर गेम्स थी जो लद्दाख और गुलमर्ग में ऑर्गेनाइज हुई थी, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो गेम थी वो ऑर्गेनाइज कराई गई गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज कराई गई, दैट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। टोटल 213 यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कमिंग टूवर्ड्स द अवार्ड्स, जो फरवरी मंथ्स में नेशनल लेवल पे अवार्ड्स हुए इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से, दैट इज फिल्म फेयर अवार्ड। तो फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जो था इस साल का 69th एडिशन था, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो रणबीर कपूर को मिला फॉर द फिल्म एनिमल। आलिया भट्ट को मिलता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर द मूवी रॉकी एंड रानी। अगर बेस्ट फिल्म की बात करें तो दैट वाज गिवन टू द 12th फेल, एंड एडवाइज यू, अगर जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है, डू वॉच दैट मूवी, इट इज अ वेरी गुड मूवी। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आपको स्ट्रगल का पता चलेगा कि किस तरह से स्ट्रगल करके एक पर्सन जो है अपने ड्रीम को फुलफिल करता है। और मैटर नहीं करता कि बैकग्राउंड क्या हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर पर्सन ने ठान लिया तो वो जरूर अपना ड्रीम फुलफिल कर लेते हैं। विधु विनोद चोपड़ा को मिलता है 12th फेल फिल्म के लिए ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। शबाना आजमी को मिलता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड, एंड विकी कौशल गॉट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन द फिल्म डंकी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्टर, एक्टर एंड एक्ट्रेस, ठीक है। और अगर हम फिल्म फेयर अवार्ड की हिस्ट्री की बात करें तो 1954 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार मिला था 2 बीघा जमीन को, ठीक है, 2 बीघा जमीन को पहली बार मिला था। और अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड्स फिल्म फेयर में 13 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं गली बॉय मूवी को, जो कि रणवीर सिंह की थी, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में देखें, दैट इज द ग्रैमीज अवार्ड। ग्रैमीज अवार्ड जो है वो हाईएस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में जो सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड है ना, वो ग्रैमीज अवार्ड है। और इसमें ग्रामोफोन, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसी तरह की शेप में जो है वो अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। ये ग्रैमी अवार्ड जो है वो 66th एडिशन अभी उसका हुआ है, और ग्रामोफोन के नाम पे ही इस अवार्ड को रखा गया है। और पहला अवार्ड जो है वो 1959 में दिया गया था। और इस साल जो हमारे फेमस सितार प्लेयर हैं लेट पंडित रविशंकर, उन्हें मिला है ग्रैमीज अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968। ओके, फर्स्ट टाइम इन्हें मिला था 1968 में, ठीक है। द कंट्रीज
फेमस सितार प्लेयर एंड कंपोजर लेट पंडित रविशंकर वॉन द ग्रैमीज अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ग्रैमीज अवार्ड पंडित रविशंकर जी को मिला था। इस साल की बात करें तो इस साल मिला है शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन और जॉन मैकलॉगिन। ठीक है, इन्होंने मिलकर एक बैंड बनाया है शक्ति, जिसके थ्रू उनको जो है ये अवार्ड, ग्रैमीज अवार्ड जो है वो मिला है। इसके अलावा जो फ्लूट प्लेयर है, बंसरी बजाने वाले फ्लूट प्लेयर जो है, दैट इज राकेश चौरसिया, उन्हें भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न, जो प्रीवियस जनवरी की करंट अफेयर्स में हमने डिटेल में जाना था, दैट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे देश का, वो मिला है नरसिम्हा राव चौधरी और चरण सिंह एंड स्वामीनाथन को। ठीक है, इन तीनों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह की, वो 5th, और नरसिम्हा राव जो है वो 9th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। और एमएस स्वामीनाथन की बात करें तो उन्हें माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे देश में जो हरित क्रांति लाई गई थी, जिसकी वजह से हम पहले इंपोर्ट करते थे अनाज को, और उसके बाद हम ना केवल अपने देश की भूख को खत्म करने में कामयाब हुए, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करने लग पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। उसका जो फादर है उन्हें माना जाता है एमएस स्वामीनाथन जी को। इनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। 2024 नेल्सन मंडेला अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशन को जो कि मेंटल हेल्थ की तरफ काम करती हैं, मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। तो इस साल जो है नेशनल मंडेला अवार्ड WHO ने दिया है एक ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज निमहंस। ठीक है, जो कि मेंटल हेल्थ की तरफ काम कर रही है, तो उसको दिया गया है WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड। नेक्स्ट आता है जनपीठ अवार्ड। जनपीठ अवार्ड की बात करें तो ये देश का ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, लिटरेरी अवार्ड भाषा में सबसे हाईएस्ट, टॉप मोस्ट और सबसे पुराना अवार्ड जो है वो जनपीठ अवार्ड है। ठीक है, जो भी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन लोगों का रहता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बार ये एस्टैब्लिश किया गया था 1961 में, और अवार्ड ये दिया गया था 1965 में। ठीक है, एस्टैब्लिश 1961 में होता है और दिया जाता है 1965 में। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज, हिंदी नहीं है सिर्फ, भारत में बोले जाने वाली बाकी लैंग्वेजेस में भी। ठीक है, संस्कृत होगी, हिंदी होगी, असमीज होगी, तो सभी लैंग्वेज में, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज में दिया जाता है। और एक चीज का ध्यान है, दैट इज इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीजन्स। जैसे हमने देखा था कि भारत जो है वो खाली भारत के सिटीजन्स को नहीं मिला हुआ है, पद्म अवार्ड जो है वो बाहर के लोगों को भी मिला है। ठीक है, उसी तरह से लेकिन जो जनपीठ अवार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सिटीजन ओनली, और ये पोस्टहमसली नहीं दिया जाता, मरने के बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता। भारत रत्न 2013 के बाद पोस्टहमसली भी देने लगे, पद्मश्री भी देते हैं। ठीक है, पद्म अवार्ड्स भी हैं, वो भी पोस्टहमसली देते हैं, बट ये पोस्टहमसली नहीं देते हैं। ठीक है, इस साल बात करें किन्हें दिया गया है तो 58th जनपीठ अवार्ड था, और दिया गया है ये 2 राइटर्स को। एक संस्कृत स्कॉलर रहे हैं जगत गुरु रामब्रह्मचार्य, और दूसरे उर्दू पोइट लिरिसिस्ट गुलजार। ठीक है, इन दोनों को 2023 का जनपीठ अवार्ड दिया गया है। गुलजार जो कि भारत के उर्दू पोइट और लिरिसिस्ट रहे हैं, और संस्कृत के स्कॉलर जगत गुरु रामब्रह्मचार्य। ठीक है, और ये दूसरी बार हुआ है कि संस्कृत में और 5th टाइम उर्दू में ये अवार्ड मिला है। एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दैट इज जो कि शशि थरूर जी को मिला है, दैट इज द लीन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये हमारे देश में किसे मिला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर जी को। नेक्स्ट अवार्ड है दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, भारत सिनेमा में उनका बहुत बड़ा आप एक तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं जिन्होंने बहुत देर तक सिनेमा को कंट्रीब्यूट किया, उन्हें दिया जाता है। तो इस साल जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। ठीक है, ओके, बेस्ट एक्टर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है जवान मूवी के लिए, किसे, शाहरुख खान को। रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फॉर द मूवी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। क्लियर? देन बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो दैट वाज टू द विक्की कौशल फॉर सैम बहादुर। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की बात करें दैट इज करीना कपूर खान।
and most versatile actors of the year was given to Nayanthara. ठीक है, so that was about the दादा साहेब फाल्के अवार्ड. नाउ we will see कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन जो है नेशनल लेवल पर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी न्यूज में रहे. तो पहला है सरोजनी नायडू. ठीक है, सरोजनी नायडू के बर्थ डेट को ही सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल विमेन डे. इंटरनेशनल विमेन डे तो हम सबको पता है 8 मार्च, तो नेशनल विमेन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को. ठीक है, जो कि बर्थ डेट है किनकी? सरोजनी नायडू जी की. और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. वो बहुत अच्छी पोइट थी, बहुत अच्छी बुक्स लिखती थी, तो उन्हें ये जो उपाधि है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वो दी गई थी उनकी राइटिंग के लिए बाय द महात्मा गांधी. और अगर उनकी बुक्स की बात करें तो बहुत फेमस बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है. और उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में, पहला कि वो पहली देश की गवर्नर रह चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की विमेन गवर्नर, फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. एंड साथ ही वो प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन 1925. ठीक है, और उनकी कुछ बुक्स की बात करें तो दीज आर सम बुक्स जिनके बारे में पूछ सकते हैं कि ये बुक्स किसने लिखी हैं. तो दीज आर गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्होंने लिखी थी, किताबिस्तान लिखी थी, मोहम्मद जिन्ना एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग एंड गिफ्ट ऑफ इंडिया. दीज आर द बुक्स जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई थी. Next is Prime Minister addressed the program on the 200th birth anniversary of दयानंद सरस्वती. ठीक है, तो अब हमें इसमें एड्रेस को नहीं जानना है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, हमें जानना है दयानंद सरस्वती के बारे में कि वो कौन थे. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में रहे हैं. तो दयानंद सरस्वती जो थे, उनका जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज मूल शंकर, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था दैट इज बैक टू वेदास. वो चाह रहे थे कि हिंदुइज्म को दोबारा से प्यूरिफाई करें, लोगों को दोबारा से हिंदू रिलीजन की तरफ जो है अट्रैक्ट करें. उसके लिए उन्होंने एस्टैब्लिश किया आर्य समाज को इन द ईयर 1875 इन मुंबई. ठीक है, एक रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग जो हिंदुइज्म में दूसरे रिलीजन को अपना रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और जो हिंदुइज्म में बहुत सारी जो प्रथाएं हैं वो आके हिंदुइज्म को खराब कर रही हैं. तो उन्होंने हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की कोशिश की और आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया. और वो अगेंस्ट थे मूर्ति पूजा के, कास्ट सिस्टम के, रिचुअलिज्म के, एंड डाउरी और इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा, इन सब के जो है वो अगेंस्ट थे. ठीक है, गुजरात में उनका जन्म हुआ था. नेक्स्ट इज जो जनरल रावत, जो हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनका स्टैच्यू बनाया गया है देहरादून में. जनरल बिपिन रावत, जो आपने न्यूज सुनी होगी कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से हमने इतने प्रोमिनेंट जो हमारे चीफ थे, डिफेंस ऑफिसर थे, उन्हें खो दिया था. उनका स्टैच्यू बनाया गया है देहरादून में. ठीक है, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी प्रेजेंटली हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है. ठीक है, दिस इज द लास्ट न्यूज. इसके साथ जो भी फरवरी के साथ जो हमारा नेशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे नेशनल लेवल पे वो कवर होते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटरनेशनल और स्टेट वाइज न्यूज को कवर करेंगे. सो लिस्ट ऑफ वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स मैगजीन हर साल लिस्ट ऑफ पर्संस ऑफ विमेन निकालती है. इस साल 2024 में वो निकाली गई है, और हमारे देश में जो लेडी का नाम मैगजीन में रहा है दैट इज लीना नायर. ठीक है, लीना नायर रहे हैं, और साथ ही बारबी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गेरविग भी इस लिस्ट में रही हैं. तो वी नीड टू रिमेंबर द लीना नायर, जो कि हमारे देश की मेंबर, देश की जो है विमेन हैं. ठीक है, ओके, सो दैट वाज अबाउट द न्यूज ऑफ फरवरी मंथ. बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी दिस लेक्चर हैज गॉन वेरी लेंथी, बट दैट इज इट. फरवरी मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल और स्टेट न्यूज को. सो दैट इज इट. थैंक यू वेरी मच. कीप वर्किंग हार्ड.